Good evening. Welcome to Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim. I am Neha Sharma, taking secondary subject business studies of module 5th, buying, selling and distribution. Lesson number 16, retail trade. Last class में हमने पढ़ा था about the channel of distribution. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से मैन्युफैक्चर अपना गुड जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है, क्या क्या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि होलसेलर्स एक मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं, रिटेलर्स। तो आज हम बात करेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में, जानेंगे कौन कौन से वेरियस टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और टाइप्स क्या है नॉन स्टोर रिटेलर्स के। देखिए, एज अ कस्टमर वी रिक्वायर अ नंबर ऑफ गुड्स इन अवर डेली लाइफ to take care of our various needs. We go to our nearby market to get some goods, and for some goods we need to go to shops which are located in some other area. Sometimes we see some shops selling a number of goods, sometimes we see there are some shops which are dealing in a only one particular type of products. Sometimes goods are delivered to us at our doorstep, right? And sometimes it happens ki we go to the market, we travel to the market and buy product. Sometimes we buy goods from the shop without the salesperson, and sometimes there are many salesmen catering to the needs of different customers, consumers. Okay. तो रिटेल ट्रेड क्या है? रिटेल ट्रेड बेसिकली जब गुड्स परचेज किए जाते हैं होलसेलर से, ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है, इसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। और जो पर्सन इसे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिटेलर। मीनिंग समझेंगे। रिटेल ट्रेड इज व्हेन द गुड्स आर परचेज फ्रॉम द होलसेलर एंड सोल्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर। तो रिटेल ट्रेड क्या है? जब गुड्स जो है परचेज किससे किए? होलसेलर से, स्मॉल क्वांटिटी में सेल किए किसे? कंज्यूमर को। और जो पर्सन इसमें होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा है और देन स्मॉल क्वांटिटी में नीड एज पर द नीड ऑफ कंज्यूमर दे रहा है, वो कौन है? रिटेलर या फिर रिटेल ट्रेडर। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन अ रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी but sells them in a small quantity as per the need of the consumer is called a retailer or a retail trade. क्या क्या फीचर्स है रिटेल ट्रेड और रिटेलर की? The retail trade is the last link in the distribution channel. A retailer is a link between the wholesaler and the consumer. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चर से गुड्स जो है होलसेल में परचेज करता है कौन? होलसेलर। फिर वो होलसेलर जो है किसे सेल कर देता है गुड्स? रिटेलर को। रिटेलर होलसेलर से परचेज करके किसे बेच देता है? सेल करता है कंज्यूमर को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो जो हमारा रिटेलर है वो क्या है? होलसेलर और कंज्यूमर तक के बीच का एक लिंक है। होलसेलर से सामान डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा, थ्रू रिटेलर जा रहा है, ठीक है। तो रिटेलर क्या है? हमारा एक होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है, और यही एक लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। रिटेलर से ही अल्टीमेटली गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। जो भी कंज्यूमर से, कहाँ से? हम लोग भी जब आप लोग भी गए होंगे मार्केट, हम भी जाते हैं, तो हम कहाँ से जो है वो गुड्स परचेज करते हैं? यही रिटेल शॉप से, राइट। तो रिटेलर्स कंज्यूमर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका लास्ट लिंक कौन है? रिटेल ट्रेड।
ठीक है, रिटेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। रिटेलर क्या करता है, जो होलसेलर होता है उससे गुड्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लेता है और किसे बेच देता है, कंज्यूमर को। रिटेल डील्स इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स। रिटेलर जो होता है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स में जो है वो डील करता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे आप लोग जब कभी रिटेलर शॉप में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल एट अ रिटेलर शॉप। रिटेलर नीड्स लेस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस एज कंपेयर टू द होलसेलर। अगर हम कंपेयर करते हैं होलसेलर से तो रिटेलर को इतनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि रिटेलर जो होलसेलर से गुड परचेज कर रहा है वो तो एट द एंड सेल कर रहा है कम कम क्वांटिटी पे एज पर द नीड ऑफ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो जो उसके गुड्स है वो सेल हो रहे हैं। अब जब हम होलसेलर की बात कर रहे हैं तो होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है वो कहाँ रखता है, वो रखता है वेयर हाउस में। उसको उस गुड्स को मेंटेन करने के लिए एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वेयर हाउसेस बनाने पड़ते हैं, होलसेलर्स को ओन करने पड़ते हैं वेयर हाउसेस। ठीक है, और उनमें सामान रखना पड़ता है। अब ऑब्वियसली उसमें एक हैवी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड होती है। तो रिटेलर की अगर हम बात करें तो उन्हें लेस कैपिटल रिक्वायर्ड है टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस एज कंपेयर टू द होलसेलर। रिटेलर बाय गुड्स इन कैश और क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर। रिटेलर गुड्स जो परचेज करता है होलसेलर से वो कैश में भी होता है और क्रेडिट बेस पे भी होता है। रिटेलर जनरली सेल गुड्स टू हिज कंज्यूमर ऑन कैश बेसिस। बेसिकली देखो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर हम कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो कैश के थ्रू भी परचेजिंग हो जाती है। कई बार क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं कुछ शॉपकीपर्स, कई बार ऑनलाइन भी पेमेंट होती है। बट बेसिकली जब हम रिटेलर अगर देखें, जो हम रिटेलर शॉप्स की बात करते हैं, रिटेलर की बात करते हैं, तो बेसिकली वो जो गुड्स है अपने कंज्यूमर को कैश बेसिस पे ही सेल करता है। जो प्रेफरेंस रहती है वो कैश ही रहती है। अ रिटेलर हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हिज कस्टमर। रिटेलर जो है वो फेस टू फेस जो है डीलिंग कर रहा है कस्टमर के साथ। ठीक है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, उससे क्या है कि एक पर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है बिटवीन द रिटेलर एंड द कस्टमर। कस्टमर से उन्हें फीडबैक्स भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ रिव्यूज भी मिल रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट्स और अवेलेबल फॉर सेल। अ रिटेलर हैज टू स्पेंड money on the decoration of his shop in order to attract more customer। रिटेलर को जहां पैसा लगाना पड़ता है वो क्या होता है कि भाई अपनी जो शॉप जहां पे वो सेल कर रहा है, जो आउटलेट है उसका, उसे इतना प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है सो दैट जो कस्टमर्स है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। देखो हर कोई बंदा वहीं जाता है ना जो चीज अच्छी दिखती है। हम भी सबसे पहले जब कोई चीज देखते हैं तो हम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कहाँ से होते हैं, उस चीज से होते हैं जो चीज अच्छी दिखती है। तो रिटेलर्स को जो बेसिकली उनकी मनी स्पेंडिंग जो है वो डेकोरेशन ऑफ द शॉप, ये जो मेंटेनेंस ऑफ द शॉप है उसमें भी स्पेंड होती है काफी, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो ये कुछ फीचर्स हैं रिटेल ट्रेड के, या हम कह सकते हैं रिटेलर के। अब देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो कंट्री में, हमारी कंट्री में बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड टू द लार्ज स्केल रिटेलर। ठीक है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स की बात करते हैं तो वो हमारे हॉकर्स एंड पैडलर्स हो गए। ठीक है, पैडलर्स हो गए। और जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो हमारे मल्टी शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो रिटेल ट्रेड है वो दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेड और लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल रिटेल में कौन कौन से जो है वो रिटेल ट्रेड है इंक्लूडेड, और लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड कौन से होते हैं। ठीक है, उनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। There are many types of retailers in our country, starting from small scale retailer like hawkers and peddlers to large scale retailer like multiple shops and departmental store. Retail trade is divided into two main parts. First is small scale retail, second is large scale retail. जो small scale retail होते हैं
वो फॉर्म ऑफ ट्रेड है जहां पे स्मॉल वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो बेचा जाता है लिमिटेड क्वांटिटी में और बेसिकली इन लोकल एरियाज। और ऐसे टाइप ऑफ ट्रेड में कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफी कम होती है। तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो होते हैं वो भी आगे क्लासिफाइड है टू मेन पार्ट्स में, ठीक है। पहला है अल्टरनेट रिटेलर्स, एंड सेकंड इज स्मॉल स्केल रिटेलर्स विद फिक्स्ड शॉप। अब अल्टरनेट रिटेलर्स क्या होते हैं? These are those retailers who do not have any fixed shop. They move from one place to another in search of customers. They sell their goods directly to the consumers. They normally deal in day-to-day perishable goods like fruits, vegetable, milk, toiletries, etc. Required less capital. They increase the convenience of the customer by making the product available to them at their doorsteps. They keep limited stocks of goods as they have shifted to place of business regularly. तो ये हमारे कौन से रिटेलर्स हैं जिनके पास कोई फिक्स शॉप नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते रहते हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। बेसिकली जो इस टाइप के रिटेलर्स होते हैं वो डील करते हैं जो हमारे डे टू डे गुड्स होते हैं, ठीक है, डे टू डे यूज वाले गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स में ज्यादा डील करते हैं, लाइक हमारे जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, मिल्क है। और बेसिकली इस ट्रेड में बहुत लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। और बेसिकली ये जो रिटेलर्स होते हैं ये कस्टमर्स के पास जो गुड्स हैं वो उनके डोर स्टेप से भी अवेलेबल कर देते हैं, मतलब वो मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, कोई फिक्स उनकी जगह नहीं होती है, ठीक है। दे कीप ऑन मूविंग, इसीलिए वो बहुत लिमिटेड स्टॉक भी रखते हैं अपने पास, बहुत लिमिटेड स्टॉक ऑफ गुड रखते हैं, ठीक है। मतलब आज यहाँ पर बेच रहे हैं, मे बी कल किसी दूसरी जगह पर हो, उनका कोई फिक्स जो है वो प्लेस नहीं होता। कौन कौन से टाइप्स हैं? हॉकर्स एंड पैडलर्स। Hawkers and peddlers who carries their goods on handcarts, bicycle and baskets, etc. Hawkers do not deal in branded goods. They sell local, non-standardized goods of daily use. They do not have a standard price. They products. The price differ every day according to their choice or need. तो हॉकर्स एंड पैडलर्स कौन से? जैसे कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्या कहते हैं, हमारे अपने आपके आपके एरियाज में भी ऐसे बहुत सारे आते। अब तो इतना कॉमन नहीं है, बट एक टाइम तरफ बहुत कॉमन थी ये चीज कि बहुत सारे मतलब ऐसे लोग पर्सन आते हैं जो मतलब अपना बिजनेस जो है वो अपने जैसे अपने किसी ओन व्हीकल, जैसे बाइसिकल के थ्रू या किसी हैंडक्राफ्ट के अंदर कुछ लिमिटेड स्टॉक लेकर सेल करते हैं, ठीक है, गलियों में आते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। वो बहुत लिमिटेड स्टॉक में डील करते हैं, ठीक है। और वो कोई गुड्स जो होते हैं वो कोई ब्रांडेड नहीं होते, जो लोकल नॉन स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ऑफ डेली यूज है उसमें वो डील करते हैं। और जो प्राइजेस हैं वो भी एवरी डे डिफर करता है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस और नीड, ठीक है। चीप जैक्स, they have independent shops which are not permanent. They change the location of their shops whether they find better opportunities. They move their temporary shop to that area. In comparison to hawkers, cheap jacks moat less frequently. तो cheap jacks की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट शॉप्स हैं। दे हैव इंडिपेंडेंट शॉप बट वो परमानेंट नहीं है, उनकी भी जो लोकेशन है शॉप की वो चेंज होती रहती है। अगर जैसे आज कहीं पे उनको बेटर और ऑप्शन मिल गया तो दे विल मूव देयर, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेरी शॉप्स होती हैं। मार्केट रेट, दीज आर द स्मॉल रिटेलर्स हु ऑपरेट देयर शॉप्स ओनली ऑन अ स्पेसिफिक डे, Monday, Thursday or any other weekday. They trade only in one product like crockery, garments, kitchen, etc. They do not deal in variety of product. देखो मार्केट ट्रेड्स का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। देखो बहुत हर एक एरिया की अपनी एक वीकडे की मार्केट होती है, तो बहुत सारे ऐसे डीलर्स होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जो इन मार्केट्स में अपना बिजनेस जो है वो अपनी शॉप्स जो है वो लगाते हैं। तो इसमें जैसे
कभी मंडे मार्केट के बारे में आपने सुना हो, या किसी कहीं एरियाज में ट्यूसडे मार्केट लगती है, कहीं वेडनेसडे मार्केट लगती है। तो ऐसे अलग अलग वीक पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मार्केट्स लगती हैं। तो बेसिकली मार्केट ट्रेड में क्या है कि जो रिटेलर्स हैं ये अपनी शॉप्स जो है उन स्पेसिफिक डेज पे, जैसे कहीं पे मंडे मार्केट लगी है या कोई भी वीक डे पे कोई भी मार्केट लगी है, तो वहां पर अपना जो है वो सेल करते हैं। और बेसिकली मतलब वन प्रोडक्ट उनका रहता है, जैसे क्रॉकरी का लगा लिया या गारमेंट्स का लगा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही उसने बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं। बेसिकली जो वैरायटी है वो एक सिंगल प्रोडक्ट की मोस्टली वो डील करते हैं। तो जो बेसिकली पीपल फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप होते हैं वो यहाँ से शॉप करते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स, these are also called vendors. They keep their goods on a uh, uh, goods on the near thickly populated area like bus station, railway station. They deal in product of daily uses. अब स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन से होते हैं? जैसे कई बार आपने देखा होगा बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, वहां पे भी कुछ लोग होते हैं जो अपना जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, रिटेल शॉप्स होती है, या फिर वहां पर अपना जो डेली प्रोडक्ट्स है उनके अंदर डील कर रहे होते हैं। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेमेंट वेंडर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर विद फिक्स शॉप। नेक्स्ट है हमारा small scale fixed shops. Retailers are those retailers who run their business on a small scale and deal in a limited line of product. They are located in residential areas or local market. These shops are run by their owners who have assistant to help them. अब स्मॉल स्केल फिश शॉप्स रिटेलर्स कौन से होते हैं? ये वो रिटेलर्स हैं जो अपना बिजनेस जो है एक स्मॉल स्केल में डील करते हैं, ठीक है। इनकी जो डील होती है वो लिमिटेड लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स में होती है। बेसिकली जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में शॉप्स होती है, जो लोकल मार्केट्स होती है, यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो शॉप्स होती है और उनमें जो है वो बेसिकली ओनर ही उसको रन कर रहा होता है एंड दे हैव असिस्टेंट टू असिस्ट द या हेल्प देम इन द वर्क। कौन कौन से होते हैं जो हम स्मॉल स्केल रिटेलर्स विद फिक्स शॉप की बात करें? जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स आप सभी ने देखा होगा, आप गए भी होंगे कई बार। हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में जो है वो बहुत सारे जनरल स्टोर्स भी होते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन ऑफ शॉपिंग टू द कस्टमर। बेसिकली वो किस में डील करते हैं? जो वैरायटी ऑफ जो हाउस होल्ड आइटम्स है या जो हमारे डेली यूज के आइटम्स हैं उसमें दे प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक क्रेडिट परचेज एंड फ्री होम डिलीवरी ऑल्सो। क्रेडिट पे भी कई बार जो है वो ऐसा भी होता है कि भाई किसी जनरल स्टोर पे कोई आपका जनरल स्टोर का कोई परमानेंट कस्टमर है, ठीक है, रोज ही आके डेली का सामान लेता है, तो या फिर नियर बाय का ही है, तो क्या होता है कई बार क्या होता है कस्टमर कहते हैं भाई आप मेरा जो है वो मैं रोज ही आपसे सामान लेके जाता हूँ, रोज आपको पेमेंट करता हूँ, आप मेरा एक क्रेडिट क्रेडिट वाउचर खोल दो। तो उसमें क्या है कि क्या कहते हैं, आप मेरा जो भी मैं सामान लेके जाता हूँ वो लिखते जाइएगा, फिर आफ्टर सम टाइम आई विल पे, राइट। तो कहीं रिटेलर शॉप जिनको पता था कि भाई हमारे रोज के कस्टमर्स है या आसपास के ही है, एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट रिलेशनशिप के बेस पे जो है वो क्रेडिट परचेज का फैसिलिटी भी दे देते हैं। एंड कई बार देखा होगा, हम भी करते हैं ऐसा कि भाई फोन करके बोल देते कि अंकल ये वाला सामान भिजवा दीजिएगा या ये सामान हमें चाहिए। तो आजकल तो फ्री होम डिलीवरी की सर्विस जो है वो जनरल स्टोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे एक पर्सनल रिलेशनशिप रहता है कस्टमर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पेशलिटी स्टोर्स। These retailers deals in a particular line of products such as books, furniture, clothes, stationery items, etc. They keep a large variety of items in their shop. They offer goods at reasonable price and provide a wide choice to the customer. They are very popular in cities and towns. They are normally sent goods on cash basis only. जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं ना, बेसिकली वो वाले स्टोर्स होते हैं जो जैसे कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। सपोज कि उनका क्लोथिंग का शॉप है, ठीक है, स्टोर है क्लोथिंग का, ठीक है, तो वो उसमें सिर्फ सपोज मेन के क्लोथिंग अवेलेबल है, तो वो
बेसिकली सिर्फ मेंस के क्लोथिंग में अवेलेबल, उनके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मेन क्लोथिंग में अवेलेबल होंगे। सेकेंड हमारा आता है सिंगल लाइन स्टोर। अब जब हम सिंगल लाइन स्टोर की बात करते हैं तो ये वो वाले स्टोर हैं जो सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे चलते हैं। ठीक है, मतलब सपोज करो कि अगर किसी का क्लोथिंग का स्टोर है तो वहां पे मतलब हर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। मेन क्लोथिंग का भी एक सेक्शन होगा, वुमेन क्लोथिंग का भी ऑप्शन होगा, और चिल्ड्रन क्लोथिंग का भी ऑप्शन होगा। तो सिंगल लाइन स्टोर्स में जो है वो सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे चलते हैं, और जो हम स्पेशलिटी स्टोर की बात कर रहे थे वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। अब जो ये वाला टाइप का ट्रेड है इसमें क्या होता है कि जो गुड्स है वो सिंगल वैरायटी के भी होते हैं और मल्टीपल वैरायटी के भी होते हैं। ठीक है, और बेसिकली जब हम लार्ज स्केल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बिग रिटेल शॉप्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे मल्टी वैरायटी ऑफ चीजें जो है वो अवेलेबल होती है, या किसी एक पर्टिकुलर चीज की ही जो है वो शॉप है, और मतलब लेकिन उसमें लार्ज वैरायटी इन्वॉल्व है और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली सर्च रिटेलर्स हैव अ बिग एस्टैब्लिशमेंट एंड दे डील इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड के? जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड में वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े स्टोर्स को मेंटेन करना, शॉप्स को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली हाईली नीडेड है। लार्ज स्केल रिटेलर हैव अ बिग साइज शोरूम्स। Large scale retailers buy goods in bulk and sell consumer in a small quantity. They deal in number of goods and sell these goods to customer as per their convenience. They purchase directly from the manufacturer, hence there is no need for middlemen. अब जो ऐसे शॉप्स होते हैं बेसिकली वो डायरेक्ट ही मैन्युफैक्चरर से जो है वो परचेजिंग कर लेते हैं। उनके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मिडिल मैन वो इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ मैन्युफैक्चरर होता है और आपका लास्ट में वो सेल डायरेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर को। दे प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विस टू द कस्टमर। The size and the scale of large scale shop is much bigger than the local stores. जो लार्ज स्केल शॉप्स हैं वो एज कंपेयर टू द लोकल स्टोर, उनका जो साइज है वो स्केल है वो कैसा है, लार्ज है। ठीक है, बल्क्स में बेसिकली लार्ज स्केल रिटेलर्स जो होते हैं बल्क में सामान खरीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को स्मॉल स्केल में कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ गुड्स में जो है वो डील करते हैं और एज पर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर। ठीक है, एज पर द कन्वीनियंस रिक्वायरमेंट जो भी होती है, और बहुत सारे नंबर ऑफ सर्विस दे प्रोवाइड्स नंबर ऑफ सर्विस टू द कस्टमर। They generally sell the goods to the customer on cash basis. They spend a lot of money on the decoration and maintenance of the shop. देखो जितनी बड़ी चीज होगी उतनी ही बड़ी मेंटेनेंस होगी। जब हम बिग शोरूम्स की बात करते हैं या हम बिग रिटेल शॉप्स की बात करते हैं तो देखो उनमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी बहुत लगता है। ठीक है, और ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के टाइम पे देखो एज अ कस्टमर जो है, कस्टमर वहीं जाना प्रेफर करता है जहां पे वो अट्रैक्ट होता है, जहां पे उसको लगता है कि है ना प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो बेसिकली जो जितने भी लार्ज रिटेल शॉप्स होती हैं इनको अच्छा खासा पैसा जो है अपना डेकोरेशन पे या अपना मेंटेनेंस पे लगाना पड़ता है, सो दैट जो कस्टमर्स है वो मैक्सिमम जो है अट्रैक्ट हो सके। अब कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं लार्ज स्केल ट्रेड के? तो इन इंडिया वी हैव वेरियस काइंड ऑफ लार्ज स्केल रिटेल एंड मेनली जो टाइप्स हैं वो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर बाजार्स, मल्टीपल शॉप्स, मॉल्स, अदर आउटलेट्स एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है हमारे? देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो एक लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं जो प्रोवाइड क्या करते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड अंडर वन रूफ। एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट का अपना एक सेक्शन होता है। जैसे सपोज करो क्लोथिंग का अलग है, ज्वेलरी का अलग है, वॉच का अलग है, कॉस्मेटिक्स का अलग है। और ये जो
डिपार्टमेंट्स है, ये कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट करती है, और सेम मैनेजमेंट ही इसको मतलब these departments are controlled and managed by the management are controlled by the same management. बेसिकली जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये सेंटर या कन्वीनियंट प्लेसेस पे होते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आ सके, ठीक है। कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ में ऑप्शन भी होता है, मतलब दे प्रोवाइड फैसिलिटी ऑल्सो कि एटीएम की फैसिलिटी पास में ही बिल्कुल दे दी है, सो दैट अगर कभी किसी के पास नहीं है सफिशिएंट कैश तो वो जाके विड्रॉ कर पाए, ठीक है। या फिर कोई चीज डिपार्टमेंटल स्टोर से परचेज की और किसी को गिफ्ट करनी है तो गिफ्ट रैपिंग का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। कई डिपार्टमेंटल स्टोर में रेस्ट रूम का भी होता है, भाई इतने देर तक कोई शॉपिंग कर रहा है, कई बार रेस्ट रूम की भी रिक्वायरमेंट आती है, तो वो ऑप्शन भी दिया जाता है कस्टमर को, फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे पॉपुलर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो कौन से हैं? आपने सबने इनके बारे में सुना होगा, नाम सुना होगा, जैसे शॉपर स्टॉप है, वेस्ट साइड है, बिग बाजार है, ये कुछ पॉपुलर डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड इन सेंटर एरिया सो दैट मोर एंड मोर कस्टमर कैन रीच देम इजीली। सेंट्रली लोकेटेड होते हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो है वो कस्टमर्स आराम से लोग वहां पे कन्वीनियंटली पहुंच सके। They deal in different variety of product under one roof. From smaller things like needle to bigger things like refrigerator, etc., can be purchased at one place. डिपार्टमेंटल स्टोर में बेसिकली अ ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होता है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें ही रखते हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली चीजें भी अवेलेबल होती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। They are the different departments in one building. Each department specialize in one product, one type of product. अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ही कई बार अलग अलग जो है वो सेक्शन से बने होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया होगा डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑब्वियसली किया ही होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर वॉचेस में ही डील कर रहा है सेक्शन, एक पर्टिकुलर क्लोजिंग में ही डील कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉस्मेटिक में ही डील कर रहा है। तो बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, और ईच डिपार्टमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज डील करता है। ऑल द डिपार्टमेंट ऑपरेट अंडर वन मैनेजमेंट एंड दे आर सेंट्रली कंट्रोल। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ही मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल होते हैं और सेंट्रली कंट्रोल्ड होते हैं। ऑपरेट भी एक मैनेजमेंट के अंदर होते हैं और कंट्रोल भी centrally होते हैं। They have a high operational cost as they have to spend a lot of money on decoration, display of different product. Their maintenance cost is very high. भाई इतना बड़ा शोरूम होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली चीजों को मेंटेन भी करना है, ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो होगी ही ज्यादा। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं हम ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, तो दे इंकर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सच स्टोर इज जनरली हाई। हैवी रिक्वायरमेंट चाहिए, हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट नीडेड है। Departmental store provide a number of service to their customer, free delivery of goods, ATM facility, etc. All the departments are managed by different manager who look after the functioning of their assigned department. अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की? सेंट्रल लोकेशन। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो मोस्टली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? पॉपुलर और कन्वीनियंट प्लेस पे, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो है वो अट्रैक्ट हो सके और ज्यादा से ज्यादा सेल जो है वो इंक्रीज हो सके। देन कन्वीनियंट शॉपिंग। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, हम बिग शोरूम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो ऑब्वियसली कस्टमर के लिए बड़ा कन्वीनियंट है ना कि अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह से वो वेरियस प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर का टाइम भी बचता है और उसके एफर्ट्स भी बचते हैं। भाई अब मुझे सपोज क्या कहते हैं, कपड़े भी चाहिए, मुझे वॉच भी खरीदनी है, अब मैं क्लोथ्स की शॉप पे अलग जाऊं, फिर मैं वॉच की शॉप पे अलग जाऊं, इससे तो बेटर है ना कि डिपार्टमेंटल शॉप्स का क्या फायदा है कि वहीं पर ही मुझे क्लोथ्स भी मिल रहे हैं, वॉच भी मिल रही है। उससे क्या है कि मुझे बार बार अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा और मेरा टाइम भी बचेगा और मेरी मेहनत भी बचेगी। एफिशिएंट वर्कफोर्स। देखो जब ये डिपार्टमेंटल स्टोर जितने भी हैं ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है, तो
जो एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कफोर्स है वो प्रॉपरली वहां पर एम्प्लॉयड होती है, ठीक है, सो दैट कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा जाए, ठीक है, और जो स्टोर है वो प्रॉपरली एफिशिएंटली मैनेज हो सके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बेसिकली देखो जो स्टोर्स, जितने भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये दीज स्टोर्स बाय लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स, ठीक है, मोस्टली डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर, देयरफॉर दे मैनेज टू गेट गुड डिस्काउंट व्हिच रिजल्ट इन कॉस्ट रिडक्शन। देखो ये शॉप्स जो है इनमें इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है और इतने लार्ज वॉल्यूम में है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदने से उनको क्या बेनिफिट होता है कि बल्क में, भाई बल्क, हम भी जब शॉपिंग पे जाते हैं और हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो हम हमें हमें हमेशा रहता है ना कि भाई ज्यादा ज्यादा खरीद लेते हैं, शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, और कई जगह ऑफर्स भी होते हैं कि आपने बाय 2 गेट 3 फ्री, या हम आपने दो प्रोडक्ट्स लिए तो दूसरा प्रोडक्ट लेने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरर्स भी, जब उन्हें पता है कि वो देखो बल्क में क्वांटिटी अपनी सेल कर रहे हैं, उनका सामान भी तो बल्क में जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो उससे क्या उनकी जो कॉस्ट जो है उसमें रिडक्शन आ जाती है। इजी एडवर्टाइजमेंट, देखो जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो एक ही रूफ के अंदर है, ठीक है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिस्प्लेस हैं, ठीक है, और बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर्स में उन्होंने अपने चीजों को मैनेज किया होता है। तो जब भी कोई कस्टमर जो है वो एंटर करता है डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो देखो जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है वो इतना अच्छा होता है कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो और जो देखो जब हम भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जब जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि चीजें कितनी प्रॉपरली मैनेज होती हैं, कितनी अच्छे से बिल्कुल अट्रैक्टिव मैनर्स में चीजें जो हैं वो रखी होती हैं, बहुत अच्छे से सेट की हुई होती हैं। तो डेफिनेटली उससे हम एज अ कस्टमर अगर हम बात करें तो हम भी तो अट्रैक्ट होते हैं ना उससे, अच्छी चीजों से तो हर कोई अट्रैक्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि इजिली जो है वो म्यूचुअल एडवर्टाइजिंग हो जाती है, और वो हेल्प करती है किसमें, जो सेल्स का टर्नओवर है उसे इंक्रीज करने में। कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो देखो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिलीवरी, प्री प्री डिलीवरी प्रोवाइड करा दी, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी, रेस्ट रूम्स या एटीएम फैसिलिटी। तो उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऐसे शॉप्स या स्टोर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। वाइड सिलेक्शन, भाई इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे एक ही छत के नीचे, तो डेफिनेटली कस्टमर्स के पास इतनी सारी चॉइस है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं विद डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट डिजाइन में, डिफरेंट साइजेस में, तो एक वाइड सिलेक्शन का ऑप्शन जो है कस्टमर को मिल जाता है। ये सब एडवांटेजेस है डिपार्टमेंटल स्टोर की। लेकिन कुछ देखो डिसएडवांटेजेस भी है डिपार्टमेंटल स्टोर की। फर्स्ट, लार्ज इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली जब ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स में वो डील कर रहा है तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर को ऑपरेट करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली जो बिग इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास बहुत ज्यादा फंड है, सिर्फ वही ऐसे स्टोर्स को ऑपरेट कर पाते हैं, ठीक है। स्मॉल जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल वो तो ऐसे स्टोर्स रन कर ही नहीं सकते, बिकॉज पैसा बहुत चाहिए। आप बल्क में क्वांटिटी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, स्टोर को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए जो है वो लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। सेम वाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है डिपार्टमेंटल स्टोर पे। भाई इतने बड़े स्टोर को जब हम रन करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली तो कॉस्ट भी तो ज्यादा इंकर्ड होगी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड टू पे द सैलरी of the staff, decoration, display of goods, rented, advertisement, customer service, etc. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कैसी है हमारी है, हाई। डिस्टेंस, departmental stores are located at central place so that people living in a small areas far from the center can't reach them and avail their service। अब क्योंकि मोस्टली जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो ऐसी लोकेशंस पे लोकेट होते हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए, तो कहीं बार जो लोग स्मॉल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए वो दे कैन नॉट बी रीच, for them it is not a proper reach, they will not be able to reach there, it get difficult for them to
reach there and avail them service. High price. The cost of establishment and operating cost of these departmental store is very high. Hence, the goods available at the stores are generally more expensive than the goods available at the ordinary retail shop. भाई जब इतना बड़ा स्टोर मेंटेन हो रहा है, इतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है, इतनी प्राइसिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो अपनी कॉस्ट को रिकवर भी तो करना है. अब वो रिकवर कैसे करेंगे भाई? रिकवर तो कस्टमर से ही करेंगे ना. तो भाई कोई भी मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है या जो भी आगे चीजें सेल हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो उसमें प्रॉफिट तो इंक्लूड है ही ना, तभी तो सर्वाइवल होगा बिजनेस का डेफिनेटली. तो वो कहाँ से रिकवर होगा? वो कस्टमर से ही तो रिकवर होगा. जिसे सेल कर रहे हैं उसी से तो रिकवर करेंगे. तो मोस्टली जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो वो कंपैरेटिवली अगर हम उनकी प्राइसिंग की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू जो एक आइटम एक ऑर्डिनरी रिटेल शॉप पे अवेलेबल है, उसके कंपैरिजनली अगर हम किसी बिग शोरूम से खरीदते हैं तो उसकी प्राइसिंग जो है वो हाई होती है. लैक ऑफ पर्सनल टच. भाई डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो इतने बड़े होते हैं, ठीक है, और इतनी ट्रांजेक्शन होती है, इतने सेल्समैन होते हैं, इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हर किसी से बातचीत तो नहीं हो सकती. तो देर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन बाय द ओनर ऑफ द स्टोर. सो कुछ मेरिट्स भी है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के, कुछ डीमेरिट भी है. अब अगला हमारा आता है सुपर बाजार. सुपर बाजार जो है ये भी एक लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये भी लार्ज बिल्डिंग्स में ही सिचुएटेड होती है और डील करती है मोस्टली उन प्रोडक्ट्स में जो हमारे डेली यूज में रहते हैं. बट जब हम सुपर बाजार की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली ऑपरेट ऑन अ सेल्फ सर्विस बेसिस. ठीक है, यहाँ पे कोई ज्यादा कोई सेल्समैन या फिर कोई शॉप असिस्टेंट के लिए नहीं होता. ठीक है, गुड्स जो है वो एक ओपन शेल्फ में जो है अवेलेबल हो जाते हैं. तो कस्टमर की एज पर द रिक्वायरमेंट वो अपना जो भी सामान है वो ले सकता है और पेमेंट करके खरीद सकता है. और जो गुड्स है वो मोस्टली इसके अंदर कैश बेसिस पे ही सील होती है. और जो सुपर बाजार्स होते हैं ना, ये मोस्टली जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो रन करती हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. तो जितने भी सुपर बाजार हैं दे आर रन बाय cooperative society and the main motive is not a profit earned. Super Bazaar is a large consumer cooperative store that deals in a wide variety of daily use goods like fruit, vegetable, grocery, etc. under one roof. Some superstore deal in consumer durable too. A superstore is formed with objective of eliminating middleman and selling goods to the member and also to the general public at the reasonable price. तो basically super बाजार में जो है वो कोई मिडिल मैन नहीं इन्वॉल्व होता, सेल्समैन नहीं होते, डायरेक्ट जो कस्टमर है वो सामान खरीदता है. वो जो कस्टमर है बेसिकली क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करती है तो बेसिकली वो जो गुड्स है वो मेंबर्स को तो सेल होते ही हैं, साथ ही साथ जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होते हैं. और जो और जो ये सुपर बाजार्स में जो प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो रीजनेबल प्राइस अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो उनका जो मोटिव रहता है कि जो गुड्स हैं वो मेंबर्स और जनरल पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करते हैं. अब सुपर बाजार के क्या फीचर्स हैं? दीज वर्क इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. दे आर जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस बट समटाइम्स दीज स्टोर्स आर सेट अप इन अ रेजिडेंशियल एरिया टू फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जनरल पब्लिक एंड इट्स मेंबर. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये जो सुपर बाजार वगैरह हैं, दीज वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करते हैं और मोस्टली जो है सेंट्रल प्लेसेस पे लोकेट होते हैं और रेजिडेंशियल एरियाज पे भी होते हैं सो दैट वो कन्वीनियंट रहे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए भी और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी. अब सुपर बाजार के क्या एडवांटेजेस हैं? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि सुपर बाजार तो देखो कोई यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि कोई सेल्समैन ही नहीं है, तो कोई दे डू नॉट एम्प्लॉय एनी सेल्समैन. ठीक है, तो और ना ही कोई सुपर बाजार वगैरह ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे भी स्पेंड नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन करती हैं तो देखो वो भी उनका भी बजटिंग इतना नहीं होता, राइट. तो जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है. अब जब ऑपरेटिंग का कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं सॉरी
जब hence the operating cost of the bazaars is less. Due to low operating cost, goods are made available to the customer at the relatively cheaper rate. So जो operating cost भी कम लगती है और जो consumers को goods जो है provide किए जाते हैं relatively cheaper rates पे. Convenience in shopping. एक ही जगह पे सारे मोस्टली डेली जो यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डील करते हैं सुपर बाजार, तो कस्टमर को एक ही जगह पर जो भी इनकी डेली रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो एक ही जगह पे मिल जाती हैं और इससे क्या होता है कि भाई एक से दूसरी जगह पे नहीं मूव करना पड़ता, ठीक है, एक ही जगह पे जो है वो सारा सामान जो डेली यूज से रिलेटेड है वो मिल जाता है, तो उससे क्या है जो कस्टमर है उसका टाइम और एफर्ट्स दोनों बचते हैं. इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल बाइंग. देखो सुपर बाजार में भी अगर हम बात करें तो देखो बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल टर्नओवर है क्योंकि बल्क बाइंग है. इट्स procures goods directly from the manufacturer, thus eliminating the middleman. Due to this, goods can be sold at a cheaper rate. कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है. मोस्टली जो सुपर बाजार है वो भी डायरेक्ट डील करते हैं मैन्युफैक्चर के, तो बीच की तो कॉस्ट जो है उनकी बहुत बच जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो गुड्स है वो चीपर रेट पे कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाते हैं. कस्टमर कॉन्फिडेंस. देखो जो भी प्राइसिंग होती है ना सुपर बाजार में वो फिक्स होती है, ठीक है, और जो क्वालिटी ऑफ गुड होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है, तो कस्टमर्स को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हम इन स्टोर से जब वो परचेज करते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी प्राइसिंग भी सही होगी और क्योंकि फिक्स शॉप है तो प्राइसिंग में कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट वेरी कि भाई किसी चीज का प्राइस ज्यादा है कम है, नहीं, एक फिक्स प्राइस है और यही सबके लिए फिक्स कस्टमर्स के लिए फिक्स है. और मोस्टली जो जितनी भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं वो अच्छी होती है, जो उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो गुड होता है, ठीक है. तो कस्टमर हैव कॉन्फिडेंस इन दिस स्टोर्स, ठीक है. गुड्स आर डिस्प्लेड ओपनली इन द शेल्फ व्हिच अट्रैक्ट द कस्टमर्स. नो बैड डेब्ट्स. देखो ऐसे बाजार्स में ना सुपर बाजार्स की जो हम बात करें यहाँ पे डीलिंग ना मोस्टली कैश में ही होती है, ठीक है. कस्टमर्स को जो भी परचेजिंग करनी होती है ऑन द एक्सचेंज ऑफ कैश होती है, तो बैड डेब्ट्स के कोई चांस ही नहीं होते, बहुत कम बैड डेब्ट्स जो है वो बहुत ही कम होता है. नो बैड डेब्ट्स. फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन. कस्टमर जो होता है वो फ्री होता है कि भैया वो जो भी एज पर देयर चॉइस है दे कैन पिक एंड चूज. कोई प्रेशर नहीं है सेल्समैन का कि कई बार आपने देखा होगा कि जिस शॉप्स पे जाओ तो सेल्समैन ये ले लीजिए, ये देख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं, कोई सेल्समैन इन्वॉल्व नहीं है. जो कस्टमर को पता है कि उसे क्या चाहिए, जो उसे चाहिए वो उस चीज को जाएगा परचेज करेगा लेकर आ जाएगा, तो उसे फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन है. तो ये तो एडवांटेजेस है सुपर बाजार के. अब देखो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. नीड फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. भाई लार्ज स्केल रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज वैरायटी में डील कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे वैरायटी में डेली आइटम्स के बहुत सारे डेली यूज के बहुत सारे आइटम्स में डील कर रहा है, तो डेफिनेटली कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कैसी होगी, ज्यादा. लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी. जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ शॉप्स में जब हम स्मॉल रिटेल शॉप्स की बात कर रहे थे तो कई बार वो लोग क्रेडिट का ऑप्शन भी दे देते हैं, बट सुपर बाजार के केस में वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते कस्टमर्स को. जो भी सेल परचेज होती, जो भी परचेजिंग होती है वो कैश के बेस पर ही होती है. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. क्योंकि फंड्स तो देखो ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड स्टाफ या एफिशिएंट स्टाफ, तो उससे क्या होता है जो मैनेजमेंट होती है वो इनएफिशिएंट साउंड करती है. कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन. देखो कस्टमर्स को वहां पे जाके खुद ही गुड्स लेने हैं, ठीक है, कोई हेल्प नहीं है सेल्समैन के थ्रू, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है, ठीक है. उससे क्या होता है क्योंकि देखो आजकल इतना कॉम्पिटिटिव जमाना है और हर किसी को जो है ना ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, तो कस्टमर जो है थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहता है इन केस ऑफ सुपर बाजार्स. नेक्स्ट हमारा मल्टीपल शॉप्स या हम चेन स्टोर्स भी कह सकते हैं. Multiple shops refer to a number of similar shops which are owned by a single owner. In this system, the manufacturer or the wholesaler set up the shop near the customer so that they can establish a direct link between the customer and by eliminating middleman. These shops are found in different areas or of a city or a country. These shops deal in the same line of activity. So, what are the features of multiple shops?
Multiple shops specialize in one or two types of product or goods. These goods are sold by the similar shop at the same price. These shops do not sell goods on credit. The goods are sold on cash only. The main objective of multiple shops is to eliminate the middleman and establish the direct contact with the customer. The decoration and layout of these shops is the same. There is a uniformity in display, decoration, and operation. These shops operate under the centralized control. It is the duty of the head office to make purchase from this shop. These shops are located throughout the city so that they can provide goods to the customer living in a distant place. These shops sell standardized goods. Same type of goods are found in all the shops. The products sold by these shops in the same quality, quantity, shape, size, and pricing. तो जितने भी चेन स्टोर्स हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलरली स्पेशलाइज जो है वो 1 या 2 टाइप्स ऑफ गुड्स में डील करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती मल्टीपल स्टोर्स के केस में या फिर चेन स्टोर्स के केस में. देयर इज नो गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन अ क्रेडिट बेसिस. ओनली द कैश ट्रांजैक्शंस आर एक्सेप्टेबल. बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन शॉप्स का कि भाई जो मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट करके डायरेक्ट कस्टमर के साथ डायरेक्ट लिंक फॉर्म करना. जितने भी चेन स्टोर्स होंगे सबके जो भी डिस्प्लेस होंगे या जो भी एरिया ऑफ ऑपरेशंस होंगे या जो भी डेकोरेशन होगी वो सेम होगी, ठीक है. सब जगह पे सभी शॉप में सभी जगह पे सेम पैटर्न, सेम डिस्प्ले जो है वो होगा. These shops operate under a centralized control. हेड ऑफिस के थ्रू ही सारी चीजों को सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो हेड ऑफिस के थ्रू ही सारी चीजें जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसीज है वो हेड ऑफिस के थ्रू होती हैं. और इन शॉप्स में जो भी प्रोडक्ट्स सोल होते हैं वो सेम आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज, प्राइस सब जगह सेम मिलेगा. ये नहीं कि एक चेन स्टोर में अलग है, एक स्टोर में अलग नहीं. दिखने में भी एक जैसा होगा और जो चीजें अंदर बिक रही हैं वो भी सब जगह पे जो प्राइसिंग है सबकी सेम होगी, सेम प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेम होगी. अब क्या क्या एडवांटेजेस है मल्टीपल शॉप्स के? फिक्स प्राइस, सभी जो भी प्राइसिंग जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सब जो भी सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है स्टोर्स के अंदर, ठीक है, वहां पे कस्टमर को बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं होता. तो उससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो कॉन्फिडेंट फील करता है कि जो भी प्राइस मुझसे लिया जा रहा है वो, क्योंकि फिक्स प्राइसिंग होती है, तो वो कॉन्फिडेंट होता है कि इसमें कोई बार्गेनिंग या कोई ये नहीं कि मुझसे महंगा ले लिया, मेरे से मुझे महंगा बेच दिया है, किसी दूसरे को सस्ता बेच दिया, ऐसा नहीं होता. एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. There is a direct link between the manufacturer and the customer that is help in eliminating the middleman. Convenient for customer. जितनी ये जो शॉप्स हैं ये ऑल ओवर सिटी, इवन ऑल ओवर द कंट्री जो है वो लोकेटेड होती हैं, ठीक है. तो जो भी नियरेस्ट बाय स्टोर है वहां से कस्टमर इजीली बाय कर सकता है. जो भी क्वालिटी है उसमें एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, फिक्स प्राइसिंग होती है, तो कस्टमर को भी एक सेटिस्फैक्शन और एक कॉन्फिडेंट रहता है कि जो चीज वो खरीद रहा है उसकी प्राइसिंग भी सही है और क्वालिटी भी सही है. कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट. सेपरेट हर एक शॉप का रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर एक शॉप के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट करी जाए, ठीक है. एक बार एक मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट होती है वो हेड ऑफिस के द्वारा की जाती है और वो सभी भाई सब चीज एक स्टोर में एक ही चीज, सब चीजें सिमिलर है, सारे स्टोर सिमिलर है, तो एडवर्टाइजमेंट भी तो एक कॉमन ही होगी ना. तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस होगी. इकोनॉमी ऑफ स्केल. The buying for all these stores is done centrally, so the goods can be purchased on cheaper rate. Centralized buying provide the benefit of economy of large scale operation. Diversified risk. In multiple shops, unsold stock of one shop can be transferred to another stock. Thus, the risk of unsold stock lying in the same store is minimized. अगर कहीं पे ज़्यादा सेल हो गई है और सामान दूसरे किसी स्टोर में ज्यादा है तो वहां पे वो ट्रांसफर भी हो सकता है. तो उससे ये नहीं है कि अगर एक स्टोर में कहीं सेल कम हुई है तो वो बैलेंस हो जाती है बाय ट्रांसफरिंग द स्टॉक टू द अनदर स्टोर. पब्लिक इमेज की बात करें तो जितने भी मल्टीपल शॉप्स हैं उनका सिमिलर लेआउट होता है, ठीक है. अपीयरेंसेस जो है सेम है.
सेम चीजें होती हैं, सेम प्राइजेस होती है, सेम क्वालिटी होती है, हर शॉप पे एक जैसी चीजें ही होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है, और जब एक कॉन्फिडेंस होगा, परचेजिंग आपकी बिजनेस की इंक्रीजिंग होगी, तो जो गुडविल है बिजनेस की वो अच्छी रहेगी, अच्छी बनेगी। इजी आइडेंटिफिकेशन, the interior and exterior decoration of all the shops is similar, therefore any person can easily identify these shops. अब डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं इन स्टोर्स की? लिमिटेड चॉइस, दीज शॉप्स डू नॉट ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, डू नॉट टू द कस्टमर टू सूट देयर टेस्ट, दे ऑफर अ लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस होती है, बहुत सारे ऑप्शंस में नहीं डील करता ये वाले स्टोर्स। क्रेडिट सेल नहीं है, कैश फैसिलिटी, these shops do not offer the facility of credit sale, so the people with low buying power may remain dissatisfied with this kind of stores. Lack of service, these shops do not offer any service like free home delivery, packing facility, etc. Lack of initiative, there is a risk, there is a lack of interest and motivation on the part of paid employees of the store. They need to frequently report to the central office, which reduce their initiative and creativity. Lack of personal relation, there are number of employees between the owners and the customer. The complaint and the suggestion of the customer do not reach the owner, which may result in customer dissatisfaction. ओनर और कस्टमर के बीच में बहुत सारे जो है एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं, तो जो अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है या डिससेटिस्फैक्शन है, तो वो अपनी फीडबैक जो है वो ओनर तो डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर पाता, जो एक ड्रॉबैक रह जाता है इन द आई ऑफ कस्टमर। डिफरेंस दिया हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर में और चेन स्टोर में। ठीक है, तो इसे एक बार गो थ्रू करिएगा। कई बार डिफरेंस पूछ भी लिया जाता है, तो प्लीज रीड आउट। फिर नेक्स्ट है हमारा मॉल। मॉल हम सबको पता है, आपको भी पता होगा, मॉल तो बहुत ही आजकल एक बहुत ही काइंड ऑफ कॉमन जगह है जहाँ पे हर कोई जाता है, मॉल सबको पता है। ठीक है, तो mall is a kind of shopping complex where different type of products and services are available under one roof. In one building, there are many shops which are connected to another, so that customer can easily move on from one shop to another shop. These shopping complexes are very popular nowadays. They are independent retail stores in a mall which provides a number of products and services to the customer. Apart from the retail stores, mall, they also have restaurants, banks, cinema halls, professional office, service station, food courts, play areas for children, much more. Malls attract a number of people as they offer a wide range of recreational activity and facilities. They are located at prime location and are attractively designed. देखो मॉल्स में क्या है, देखो मॉल्स में तो बैक टू बैक क्लोज वन टू वन शॉप्स होती हैं, तो लार्ज वैरायटी ऑफ ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं मॉल्स में। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक ही रूफ के अंदर हमको इतने सारे कस्टमर को इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, और ये तो सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ शॉप्स की हम बात करें, चिल्ड्रंस के लिए प्ले जोन होता है, मॉल्स में रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, मूवी हॉल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ पोर्शंस, कुछ ऑफिसेस भी ओपन है। ठीक है, फूड कोर्ट्स हैं, तो एक ही अंडर वन रूफ देयर इज वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मॉल is basically what is a kind of shopping complex जहाँ पे different types of product available है। ठीक है, सर्विस अवेलेबल है एक रूफ के अंदर। ठीक है, एक जितनी भी शॉप्स हैं आपने देखा होगा एक कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, अलग अलग शॉप्स हैं, लेकिन एक शॉप हुई दूसरी, तो उससे क्या कस्टमर इजीली मूव कर पाता है। चलो एक शॉप से कुछ परचेज कर लिया या नहीं पसंद आया, चलो दूसरी में देख लिया। तो शॉप्स जो है दे आर क्लोज टू वन अनदर, तो कस्टमर कैन इजीली मूव फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, और क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल। रेस्टोरेंट सर्विस की ऑप्शन है, रेस्ट रूम्स हैं, आपके सिनेमा हॉल्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, बच्चों के लिए प्ले एरियाज हैं, और बेसिकली जो है वो मॉल्स जो लोकेटेड होते हैं वो प्राइम लोकेशन पे होते हैं। ठीक है, और बहुत ही अट्रैक्टिवली डिजाइन होते हैं, सो दैट मैक्सिमम कस्टमर्स कैन गेट अट्रैक्टेड। then we have outlets.
फैक्ट्री आउटलेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री आउटलेट्स कौन से स्टोर होते हैं जहां पे मैन्युफैक्चर जो होता है डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करता है कस्टमर को एक हैवी डिस्काउंट पे। यूजुअली अगर हम बात करें ना इन फैक्ट्री आउटलेट्स की, तो कई बार क्या होता है कि वाइल प्रोडक्शन या वाइन मैन्युफैक्चरिंग को छोटे मोटे डिफेक्ट्स रह जाते हैं। तो यूजुअली क्या करते हैं ब्रांड्स, वो जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो माइनर डिफेक्ट है या फिर कोई सरप्लस स्टॉक उनके पास अवेलेबल है एंड दे वांट टू हैव अ सेल, दे वांट टू डू अ सेल। तो बेसिकली जो सरप्लस स्टॉक है और जो माइनर डिफेक्ट वाले कुछ जो स्टॉक होते हैं उसे सेल करते हैं वो इन आउटलेट्स के थ्रू, ठीक है। और बेसिकली इन आउटलेट्स से भी कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, हैवी डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करती है यहाँ पे ब्रांड्स। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब नॉन स्टोर रिटेलिंग मतलब बिना स्टोर की रिटेलिंग कह रहे हैं, कह सकते हैं, बट सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग तो है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिंग इन विच फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट विदाउट अ फिजिकल रिटेल शॉप। The firm sell its product via the online platform and deliver the product at the doorstep of the customer. Amazon is the perfect example of non-store retailing. Amazon has a huge warehouse but no physical store. Customer buy the product online. Amazon deliver the product at the customer's mentioned address anywhere in the world. This does not mean the non-store retailing can be done only over the internet. There are many other forms of non-store retailing. ठीक है। Amazon जो है वो नॉन स्टोर रिटेलिंग का बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है। हम सबको Amazon के बारे में पता है, ठीक है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू Amazon की वेबसाइट के थ्रू जो है वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और Amazon की कोई फिजिकल शॉप नहीं है, उनके वेयर हाउसेज है जहां पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर किया हुआ है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। वो वहां से लेकर डिलीवर करते हैं हमारे डोर स्टेप तक, कस्टमर के डोर स्टेप तक, ठीक है। और सिर्फ ऑनलाइन एक नॉन स्टोर रिटेल शॉप का नहीं हम कहेंगे फॉर्म है, और भी कुछ नॉन रिटेल स्टोर हैं। वो कौन से हैं? मेल ऑर्डर रिटेलिंग, टेली मार्केटिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग. Mail order is a term which describes the buying of a good or services by mail. In this system, the buyer places an order for a product with the seller through some method such as advertisement in the paper. Seller packs the products and delivers them to the customer at the mentioned address. This is a system of sale by mail and is also known as mail order business. It is a method of selling goods by the seller through newspaper, magazines, television, booklet, catalogs, etc. to inform the customer about the product. The advertisement carry detailed description about the good and designed in an attractive way to create an interest in the mind of the customer. The seller pack the good after receiving the order, send them to the post office. The post office deliver the good at the buyer place and collect the money from the buyer. Then the money is remitted to the seller of the product. What are the features of mail order business? In mail order business, sale and purchase is done by the post. Orders are received by the post, delivered by the post, and the payment is done by the post only. Mail order business eliminate the middleman, the product directly sent to the customer. In mail order business, there is no need to maintain a shop. In mail order business, customer attract to advertisement, catalogs, price list, other information is sent by the customer by post. All type of goods cannot be sold by mail order business. Goods which are durable, bulky, easily perishable cannot be sold through mail order. In this business, there is no personal touch between the buyer and the seller. तो मेल ऑर्डर बिजनेस में क्या है कि जो भी परचेजिंग हो रही है, जो भी सेल परचेज है, वो पोस्ट के थ्रू ही हो रही है। जो भी ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं पोस्ट के थ्रू हो रहे हैं, डिलीवरी भी पोस्ट के थ्रू हो रही है और पेमेंट भी डन हो रही है कहाँ से? पोस्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं होता। जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली गुड्स जो सेंड कर रहा है वो कस्टमर को कर रहा है। कोई शॉप को मेंटेन करने की नीड नहीं होती इन मेल ऑर्डर बिजनेस, ठीक है। जो कस्टमर जो भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से होते हैं? थ्रू एडवर्टीजमेंट, कैटलॉग या जो भी अदर इंफॉर्मेशन जो कस्टमर को अवेलेबल होती है बाय द पोस्ट। हर गुड्स में नहीं सेल कर सकता मेल ऑर्डर बिजनेस, ठीक है। जो सामान कुछ ऐसा है जो खराब होने वाला है कुछ है, तो वो नहीं भेजा जा सकता मेल ऑर्डर के थ्रू। और इस टाइप ऑफ बिजनेस में there is no personal touch between the buyer and the seller.
अब क्या एडवांटेजेस है मेल ऑर्डर बिजनेस के? कस्टमर डू नॉट हैव टू गो आउट to their home to buy things. They can place order through mail, phone and get the things delivered at the doorstep. कस्टमर को कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे ही चीजें आ जाएंगी. इन मेल ऑर्डर बिजनेस मिडिल मैन आर लिमिटेड, सो द गुड्स आर सप्लाइड टू द कस्टमर एट द चीपर रेट. भाई बीच में कोई इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो रेट पड़ेगा कस्टमर को वो चीप पड़ेगा. जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा रेट बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे मिडिल मैन होता ही नहीं है, तो जो कस्टमर को प्रोडक्ट जो अवेलेबल होता है वो चीपर रेट पे होता है. The business saves the time and efforts of the customer. They do not have to go to the shop to buy the things. भाई घर पे बैठकर ही सारी सर्विसेज मिल रही है, कस्टमर को कहीं जाना ही नहीं है, तो उससे क्या उसके टाइम और एफर्ट्स बच रहे हैं. Very little capital is required to set up this business. There is no need to spend money on decorating or maintaining. शॉप तो यहाँ पे हम शॉप की तो बात ही नहीं कर रहे ना. जब शॉप की बात ही नहीं करें तो उसे ना तो डेकोरेट करना है ना मेंटेन करना है, तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफी कम होती है इन सॉर्ट ऑफ बिजनेस में. पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन कैश, सो देयर इज नो चांस ऑफ बैड डेट्स. जो पेमेंट है वो कैश में रिसीव होती है, तो बैड डेट्स की कोई चांस ही नहीं है. अंडर दिस सिस्टम द वर्क एरिया इज नॉट कंफर्म टू एनी सिटी और एनी स्टेट, इन एक्सटेंडेड टू होल कंट्री और इवन द फॉरेन कंट्री. ठीक है, किसी भी बहुत सारी सिटीज में भी अवेलेबल है, स्टेट में भी, और इवन इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो. अब डिसएडवांटेजेस क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस के? This is not suitable for those customers who want to buy good on credit as the business is conducted on cash basis. देखो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो ऑन द स्पॉट नहीं कैश दे पाते, मतलब अगर कोई चीज कॉस्टली है, कोई चीज ऐसी है जिसके अमाउंट ज्यादा है तो एकदम से नहीं दे पाते. तो बहुत सारे लोग जो क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं या क्रेडिट पे परचेज करना चाहते हैं ऑन द टाइम ऑफ परचेज, तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता. A lot of time is consumed in ordering thing and getting the delivery. This is why the consumer who needs urgently do not prefer this kind of business. देखो जिसको कोई चीज ऑन द स्पॉट चाहिए, कोई ऐसी चीज है कस्टमर रिक्वायरमेंट कि उसे अभी चाहिए, 1-2 दिन में चाहिए, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए तो सुटेबल नहीं होता. बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टाइम. भाई आप पहले ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर वो जहां से भी आना है वहां से आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी तो टाइम लगेगा, सब चीजों का टाइम लगेगा. तो कुछ टाइम जो है वो इसमें भाई एक हम किसी शॉप पे जाके ऑन द स्पॉट कोई चीज खरीद रहे हैं और एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा. तो जिन लोगों जो कस्टमर जिनको ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट है उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता. कस्टमर डू नॉट गेट सिलेक्ट द प्रोडक्ट आफ्टर एग्जामिनिंग देम फिजिकली. घर पे बैठे बैठे ही ऑर्डर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फिजिकली तो देख ही नहीं पा रहे हैं आइटम को. ठीक है, तो वो भी एक ड्रॉबैक है. There are more chance of fraud in this kind of a business. A lot of money has to be spent on advertising. This type of business is not suitable for those people who are illiterate because they do not able to understand the catalog and term and the condition. अब भाई जिन लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी के जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो भी इतना समझ नहीं पाते जो भी कैटलॉग्स या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं या जो भी डिस्प्लेस होते हैं उन्हें इतना अच्छे से समझ नहीं पाते. तो उन लोगों के लिए भी सुटेबल नहीं है ये बिजनेस. नेक्स्ट आपका टेली मार्केटिंग या टेली शॉपिंग. ठीक है, देखो आपने कई बार देखा होगा टीवी देखते देखते कई बार कुछ जगह पर एडवर्टीजमेंट आती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, है ना. टेली शॉपिंग का अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सेलिंग हो रही है वो थ्रू टेलीफोन या फिर टेलीविजन के थ्रू हो रही है. टेलीविजन पे आपने देखा होगा कई बार कुछ चैनल्स में बीच बीच में एड्स आती हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं. ठीक है, एक नंबर और एड्रेस उनके डिस्प्ले पे होता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो उसमें कांटेक्ट करके जो है अपना क्वायरीज कर सकता है. तो बेसिकली इन दिस बिजनेस एक्टिविटी टेलीफोन और टेलीविजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे life. How shopkeeper take the order from the consumer at telephone and deliver the product. Manufacturer or seller advertise their good over television and other media, and customer place their order for the desired goods through phone, SMS or internet. It is a type of retail business. The seller contact the prospective buyer through telephone and try to convince them to buy the product. Manufacturer make the live demonstration of this product and explain about their features, utility, etc. to the customer. The price, code number and the phone number of the seller is displayed on the TV screen, and the customer who is willing to buy is supposed to call at the number and place the order mentioning the code number of the product along the address of the buyer. Goods are delivered to them. What are the advantages of tele shopping? It is convenient method of shopping for those who do not want to waste their time in the market, who are busy and do not want to go to shop. तो बहुत सारे लोग कस्टमर्स की प्रेफरेंस होती है कि भाई
अब किसी के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, सपोज समबडी सो बिजी, ठीक है, अपने काम में बिजी है, नहीं प्रेफर करता कि मैं मार्केट तक जाऊं सामान लूं, तो उन लोगों के लिए ये कन्वीनियंट ऑप्शन होता है क्योंकि वो घर बैठे बैठे जो है वो शॉप कर सकते हैं। घर बैठे बैठे करते हैं, उससे टाइम और एफर्ट दोनों ही सेफ होता है कस्टमर का, ठीक है। बैड डेट्स के कोई चांस नहीं है, क्यों? क्योंकि कैश के बेस पे ही सेल होती है। इन दिस रिटेल बिजनेस ऑल्सो देर इज नो मिडल मैन। और सबसे जो एक बेस्ट पार्ट होता है कि बायर जो है वो इंक्वायरी कर सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली फ्रॉम द सेलर ओवर द कॉल, ठीक है, उसे दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है ये सब चीजों की। तो इट इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर द sorry at the part at on the part of the customer. It is a good thing. What are the disadvantages of tele shopping? There are more chance of fraud in this kind of business as the customer is placing order over telephone. अब भाई ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, बट चांस तो फ्रॉड के भी हो सकते हैं, ना पहुंचा आपके पास तो भाई ये जरूर। जब हम ऐसे शॉपिंग्स की बात करते हैं तो कई बार देखिए फ्रॉड्स के चांस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। कस्टमर को फिजिकली जाके प्रोडक्ट को एग्जामिन करने का चांस नहीं मिलता, उससे क्या है कि फॉल्ट हो सकता है, या जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है भाई वो तो टीवी पे देखकर कि उसने ऑर्डर प्लेस किया ना, हो सकता है जब वो प्रोडक्ट भाई हम किसी के थ्रू देख रहे हैं चीज को, अब हम सामने तो हमारे फिजिकली तो है ही नहीं, हम मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। अब अगर उस हो सकता है कि जो दिख रहा है और जो आए उसमें डिफरेंस हो, तो चांस हो सकता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो लो आए, या फिर जो आइटम हम देख रहे हैं मतलब कुछ उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता बायर्स को, ठीक है। टेली शॉपिंग डज नॉट गिव द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू द बायर। Seller may cheat the buyer by providing false information about the product, and it is difficult to resolve issues if there are any conflict between the buyer and the seller, as there is no record of transaction. देखो कैश के बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, ओवर द टेलीफोन बातें हुई हैं, तो कोई ऐसा रिकॉर्ड तो है नहीं जिसके बेस पे जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो रिसॉल्व हो। तो यहाँ पे ये डिफिकल्टी भी कस्टमर को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। अब ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या है? देखो कई बार अगर आपने देखा हो पेट्रोल पंप पे या फिर बस स्टैंड्स पे या एयरपोर्ट्स वगैरह में आपने देखा होगा कुछ ऐसे मशीन होती हैं जिनके अंदर आपको जस्ट कॉइन्स डालना होता है और चीज आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स जो है उन मशीन्स को हम कहते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मशीन फ्रॉम विच वी कैन गेट द डिजायर प्रोडक्ट बाय इंसर्टिंग अ प्री डिटरमाइंड कॉइन या टोकन। दिस इज द वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट सेल्स। Sorry, no person is needed to operate this machine. Just by inserting a coin, it is a self-operating machine. Often by this medium commodity of small size like cigarette, postage stamps, underwears, beer, snacks, etc., beverages like cold drink, milk, lassi, water, etc. sold. These machines can be seen at petrol pump, bus stand, railway station, airport, and other public places in the metropolitan cities. These machines are widely prevalent in the Western countries. In India also, the trend of these machines is gaining momentum. Though these machines, it is possible to make retail on a large scale. अब ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के एडवांटेजेस क्या है भाई? सिर्फ टोकन या कुछ कॉइन डालना है, परचेजिंग हो जाएगी, तो सेल जो है वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, ठीक है, कोई टाइम का बार नहीं है, ठीक है, कोई सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेट एंड क्वालिटी, फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और मशीन को आज भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी से सभी इतना रूबर हुए हैं, तो मशीन को ऑपरेट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई नो फेयर ऑफ थेफ्ट। अब लिमिटेशंस क्या है? सेल प्रोसेस कॉस्टली है, ह्यूज एक्सपेंस है भाई, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में कोई किसी मशीन को कैसे यूज कर दे या खराब कर दे तो फिर। कॉइन्स ऑफ द सेम साइज आर नीडेड, प्रोडक्ट कैन वेस्ट अवे इफ नॉट सोल्ड, यूजफुल टू सेल ओनली फ्यू आइटम्स। अब हर आइटम तो मशीन के थ्रू नहीं सेल हो सकता ना, कुछ लिमिटेड चीजें ही हो सकती हैं, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देन वी हैव इंटरनेट शॉपिंग। इंटरनेट शॉपिंग आज का सबसे कॉमन ट्रेंड है, शॉपिंग्स इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो internet shopping is a system of buying and purchasing goods through internet. The seller or the manufacturer provide all information regarding the product, specialization, uses, etc. to its website. A customer has access to the website and view the different product according to their need. Customer can view the similar product on other website as well. Then they can compare the price of the similar product available also in this special instruction to the seller regarding
the goods. Customer makes all the payment using his debit card or credit card. On receiving the order, supplier or the seller delivers the good at the customer place through postal service or the courier. Thus, customer can make a best choice of goods and buy the goods they need just by sitting at the comfort of their home. For all these, they need to have a computer at home with this internet connection. Nowadays, these can be done by using phone with internet data. This type of retailing is also known as online shopping. This is suitable for selling books, magazine, journal, software, health, beauties, care items, etc. तो इंटरनेट शॉपिंग की भी बात करें तो जस्ट एक इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है. आप फोन के थ्रू भी कर सकते हैं. अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करी जाती है. बहुत सारे कॉमनली नोन नेम है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया. वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है. कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग वेबसाइट पे डिफरेंट प्राइसिंग पे है, तो जो कस्टमर है वो इजीली कंपेयर कर सकता है, और जहाँ पे भी उसको कंपैरेटिवली चीपर प्राइस मिल रहा है ऑफ सेम क्वालिटी, तो वो वहाँ से बाय कर सकता है. कहीं जाना नहीं है, ठीक है, टाइम बचता है, घर पे बैठे बैठे ही आराम से जो है वो परचेजिंग हो सकती है, घर पे बैठे बैठे सामान भी डिलीवर हो जाता है. तो क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे इंटरनेट शॉपिंग के? गुड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट कैन बी परचेज सिटिंग एट द होम. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू भी आप आराम से परचेज कर सकते हो घर पे बैठे बैठे. टाइम और फर्स्ट जो है सेव करता है कस्टमर के. क्विक वे ऑफ डूइंग रिटेल ट्रेड है. इकोनॉमिकल फॉर द सेलर एज इट इज रिक्वायर्ड टू कीप लार्ज स्टॉक ऑफ द गुड्स इन द स्टोर. अब क्या क्या लिमिटेशन, इट इज नॉट यूजफुल फॉर दोज पीपल हु हैव अ लैक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं पॉसिबल हो पाती गुड्स की. ठीक है, पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ही होते हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे भी ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में इतना नहीं होते या नहीं प्रेफर करते इंटरनेट बैंकिंग. नॉट यूजफुल फॉर पीपल हु लाइक टू एंजॉय शॉपिंग इन रिटेल शॉप. आजकल की देखो, अगर हम रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही कॉमन रिसेंट ट्रेंड है, बट अभी भी देखो हर टाइप का कस्टमर है मार्केट में, और हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस हैं. बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं, और आज की टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो खुद जाके रिटेल शॉप्स में जाके परचेज करना पसंद करते हैं. तो उन लोगों के लिए इंटरनेट शॉपिंग जो है वो प्रेफरेबल गुड ऑप्शन नहीं है.